हेलो एवरीवन, अंजना की पहचान हिंदी यूट्यूब चैनल पे आप सबका फिर से स्वागत है। आज हमारा विषय है महाराष्ट्र बोर्ड का 9th क्लास लोक भारती दूसरी इकाई लेसन नंबर 7 शिष्टाचार। शिष्टाचार के लेखक हैं भीष्म साहनी जी। भीष्म साहनी जी का जन्म 8 अगस्त 1915 रावलपिंडी में हुआ था और मृत्यु 19 जुलाई 2003 में हुई थी। इन्होंने यह चरित्रात्मक कहानी लिखा है। चरित्रात्मक कहानी का मतलब होता है जीवन की किसी घटना का रोचक एवं चरित्रपूर्ण वर्णन चरित्रात्मक कहानी होता है। इस चरित्रात्मक कहानी में भीष्म साहनी जी ने पति पत्नी तथा नौकर मालिक के संबंध, नौकरों के प्रति शिष्टाचार और नौकरों के प्रति दृष्टिकोण, नौकर के कर्तव्य के प्रति चेतना, मालिक द्वारा अनजाने में किए गए व्यवहार के लिए पश्चाताप आदि स्थितियों का मार्मिक चित्रण किया गया है। तो चलिए ज़्यादा वक्त न लेते हुए हम पाठ की तरफ चलते हैं। जब 3 दिन की अथक खोज के बाद बापू राम गोपाल एक नौकर ढूंढ कर लाए तो उनकी क्रुद्ध श्रीमती और भी बिगड़ उठी। और क्रुद्ध मीन्स क्रोधित, ठीक है। जब बापू राम गोपाल जी अथक मीन्स ज़्यादा परिश्रम करते हुए खोज करने के बाद एक नौकर लाए तो उनकी श्रीमती जी प्रसन्न होने के बजाय और भी भड़क उठी थीं। पलंग पर बैठे बैठे उन्होंने नौकर को सिर से पांव तक देखा और देखते ही मुंह फेर लिया। मुंह फेर लिया, देखिए यहाँ पे मुहावरा है जिसका अर्थ होता है ध्यान न देना, इग्नोर करना, ठीक है। तो श्रीमती जी क्या करती हैं, पलंग पे बैठे ही नौकर को देख के इग्नोर करती हैं। यह भनमानस कहाँ से पकड़ लाए हो? इससे मैं काम लूँगी या इससे लोगों को छिपाती फिरूंगी? इसका उत्तर राम गोपाल ने दिया। जब श्रीमती जी पूछती हैं कि भनमानस में इस जंगल में रहने वाला बंदर कहाँ से उठा लाए हो, मैं इसको काम सिखाऊंगी या इससे फिर लोगों को छिपाती फिरूंगी, मतलब कि नौकर जो है कुरूप था। ओके, तो इसका भी आंसर देखिए राम गोपाल जी कैसे देते हैं। जानती हो तलब क्या होगी? केवल 12 रुपये। सस्ता नौकर तुम्हें आजकल कहाँ मिलेगा? तो राम गोपाल जी कहते हैं कि सस्ता नौकर आजकल नहीं मिलेगा, केवल 12 रुपया ही देना पड़ेगा। तो काम भी वैसा ही करता होगा, श्रीमती बोली। पत्नी फिर टुनक कर बोलती है कि काम भी फिर वैसा ही करेगा ना? यह मैं क्या जानूँ, नया आदमी है, अभी अपने गाँव से आया है। तो फिर से ये राम गोपाल जी कहते हैं कि मैं क्या जानता हूँ, नया आदमी है, अभी अभी गांव से आया है। श्रीमती जी की भौं में चढ़ गई, ठीक है। और तो इससे काम करना भी मैं ही सिखाऊंगी। और भी भौं चढ़ाकर मतलब गुस्सा होके क्रोधित होके बोलती है कि मैं इसे काम करना भी सिखाऊंगी। अब मुझ पर इतनी दया करो कि जो किसी दूसरे नौकर की खोज में रहो और जब मिल जाए तो इसे निकाल दूंगी। और श्रीमती जी योजना बनाती हैं कि दूसरा नौकर खोजते रहो, जब दूसरा नौकर मिल जाएगा तो इसे मैं निकाल दूंगी। बापू राम गोपाल तो यह सुनकर अपने कमरे में चले गए और श्रीमती दहलीज पे खड़े नौकर का कुशल क्षेम पूछने लगी। दहलीज मीन्स दरवाजा, कुशल क्षेम राजी खुशी कैसा है। ओके, तो उससे पूछी। नौकर का नाम हेतु था और शिमला के नज़दीक एक गांव से आया था। चपटी नाक, छोटा माथा, बेतरह से दांत मीन दांत भी जो बराबर नहीं थे, उबड़ खाबड़ थे, मोटे हाथ और छोटा सा कद। श्रीमती ने गलत नहीं कहा था, मतलब उसकी रूपरेखा देख के श्रीमती जी गलत नहीं कही थी कि ये बनमानस है। नाम पता पूछ चुकने के बाद श्रीमती अपने दाएं हाथ की उंगली पिस्तौल की तरह हेतु की छाती पे दाग कर बोली, अब दोनों कान खोलकर सुन लो। और जो है श्रीमती जी अपने मालिक जैसा व्यवहार उसके साथ करना शुरू कर दी और कहती हैं कि दोनों कान खोलकर सुन लो। जो यहाँ चोरी चकारी की तो सीधा हवालात में भिजवा दूंगी। हवालात मीन्स जेल में, ठीक है। वो अपना मालिकपन निभा रही है और उसको समझा रही है। जो यहाँ काम करना है तो पाई पाई का हिसाब ठीक से देना होगा। पाई पाई मीन्स एक एक पैसे का हिसाब देना होगा। श्रीमती जी का विचार नौकरों के बारे में वही कुछ था जो अक्सर लोगों का कि सब झूठे, गलीज और लपंड होते हैं, ठीक है। यहाँ पे झूठे मीन्स झूठा व्यक्ति, गलीज मीन्स गंदा और लपंड मीन्स चरित्रहीन।
कि मतलब लोग नौकरों के प्रति जो लोग अपने धारणा को बनाए रहते हैं, वैसा ही श्रीमती जी का भी धारणा था। किसी पर विश्वास नहीं किया जा सकता, सभी झूठ बोलते हैं, सभी पैसे काटते हैं और सभी हर वक्त नौकरी की तलाश में रहते हैं। जो मिल जाए उसी वक्त घर से बीमारी की चिट्ठी मंगवा लेते हैं। श्रीमती जी का व्यवहार नौकरों के साथ नौकरों सा ही था। यूँ भी घर में उनकी हुकूमत थी। हुकूमत मीन्स उन्हीं का राज चलता था, उन्हीं का कहना सभी मानते थे। जब उन्हें पति देव पर गुस्सा आता तो अंग्रेजी में बात करती, और जब नौकर पे गुस्सा आता तो गालियों में बात करती। दोनों की लगाम खींच कर रखती थी, और उनकी तेज नज़र पलंग पर बैठे बैठे भी नौकर का हर काम जानकारी रखती थी। मतलब श्रीमती जी एक मालिक बन के नौकर के साथ जैसा व्यवहार लोग करते हैं, वैसा ही वो भी करती थी। नौकर ने कितना घी इस्तेमाल किया, कितनी रोटियां निकल गया मीन्स खा गया, अपनी चाय में कितने चम्मच चीनी उड़ेली, उड़ेली मीन्स डालना। जासूसी नावलों की तरह वह फलस्वरूप उन्हें नौकरों की हर क्रिया पे षड्यंत्र नजर आता था। षड्यंत्र मीन्स उनको हमेशा लगता था कि कोई योजना ही बनाया हुआ है, और हमेशा नौकर को अच्छी नज़रों से नहीं देखती थी, जासूसी उस पर करती रहती थी। काम चलने लगा। हेतु अरूप था, अरूप मीन्स कुरूप था, उस पर उजड़ और गवार भी निकला। उजड़ मीन्स गावटी और अनपढ़ था। उसके मोटे मोटे स्थूल हाथों से कांच गिलास टूटने लगा, और उसके हाथ जो थे बहुत मोटे मोटे थे, जो शिथिल थे, और उसके हाथ से कांच में शीशे का गिलास टूट गया। पर्दों पर धब्बे पड़ने लगे। धब्बे मीन्स दाग। घर का काम अस्त व्यस्त रहने लगा, मीन्स इधर उधर फैला रहता। श्रीमती दिन में 10-10 बार उस नौकरी से बर्खास्त करती मीन्स नौकरी से निकालती। पर तब भी हेतु की पीठ मजबूत थी, लेकिन तो भी हेतु जो है सुनकर अपना चुपचाप काम करता रहता। दिन कटने लगे। बाबू राम गोपाल की खोज दूसरे नौकर के लिए शिथिल पड़ने लगा, और दिन जैसे जैसे बीतने लगे राम गोपाल भी नौकर ढूंढने का जो उसका काम था मतलब शांत होने लगा, लूज हो गया। नौकर उजड़ और अरूप था, पर दिन में केवल 2 बार खाता था। उस पर वेतन केवल 12 रुपया। जो किसी चीज़ का नुकसान करता उसकी तनख्वाह कटती थी। तनख्वाह में जो उसको सैलरी मिलती थी उसमें से कट जाता था। दिन बीतने लगा। हेतु के कपड़े मैले होकर जगह जगह फटने लगे। मुंह का रंग और गहरा होने लगा, मीन्स वो काला था और भी उसका कलर जो है डार्क हो गया। और गांव का भोला धीरे धीरे एक शहरी नौकर में तब्दील होने लगा। तब्दील मीन्स बदल गया। इसी तरह 3 महीने बीत गए, और हेतु को उस घर में काम करते 3 महीने बीत गए। पर यहाँ पहुंचकर श्रीमती एक भूल कर गई। श्रीमान और श्रीमती जी, एक छोटा सा बालक था जो अब 4-8 बरस का हो चला था। मतलब उनको एक छोटा सा बच्चा था और 8 वर्ष का हो गया था। और प्रथा अनुसार, प्रथा मीन्स अपने घर की रीति रिवाज के अनुसार, उनके मुंडन संस्कार के दिन नज़दीक आ रहे थे। मुंडन संस्कार मीन्स छोटे बच्चे जब पैदा होते हैं तो जब उनके बाल पहली बार कटाए जाते हैं, ठीक है, टकला किया जाता है, तो उसको मुंडन संस्कार कहते हैं। वो नज़दीक आ रहा था। पूरे घर में बड़े उत्साह और प्यार से मुंडन की तैयारियां होने लगी, मीन्स उस उत्सव आयोजन की तैयारियां होने लगी। बेटे के वात्सल्य मीन्स ममता ने श्रीमती जी की आंखें आटे दाल और घी से हटाकर रंग बिरंगे खिलौने और कपड़ों की ओर फेर दी। और श्रीमती जी उस समय थोड़ा हेतु पे से ध्यान हटा के अपने जो भी उत्सव करने वाली थी उस पर ध्यान देने लगी। ओके। समियाने और बाजे का प्रबंध होने लगा। समियाना मीन्स मंडप, जो देखो टेंट, आप जब आपके यहाँ भी कुछ फंक्शन होता है तो कैसे टेंट लगाते हैं, उसे समियाना बोलते हैं। मित्रों संबंधियों का निमंत्रण पत्र लिखे जाने लगे, मतलब इनविटेशन कार्ड जो है लिखे जाने लगे। और धीरे धीरे चाबियों का गुच्छा श्रीमती जी के दुपट्टे के छोर से निकलकर नौकर के हाथ में रहने लगा। आखिर वह शुभ दिन आ पहुंचा। श्रीमान और श्रीमती जी के घर के सामने बाजे बजने लगे, और वो शुभ घड़ी आ गई थी। मित्र संबंधी मोटरों और तांगों मतलब समझ रहे हो, इक्का, जिसपे जो घोड़े के द्वारा चलता है, ठीक है। अभी तो यहाँ देखने को नहीं मिलता है, तो भी कभी कभी आप गांव में देखे ही होंगे। पर बच्चे के लिए उपहार लेकर आने लगे, और वो लोग जितने भी उनके फ्रेंड और रिलेटिव आ रहे थे सब गिफ्ट लेकर आने लगे। फूलों फानुसों और मित्र मंडली के हास्य विनोद से घर का वातावरण जैसे खिल उठा। हास्य विनोद मीन्स हंसी खुशी से उनके पूरे घर का माहौल जो है एकदम हरा भरा था। श्रीमान और श्रीमती इतने व्यस्त मीन्स बिजी थे कि उन्हें पसीना पोंछने का भी फुर्सत नहीं मिलता था। ओके। ऐसी ऐसी उसी उसी वक्त हेतु कहीं बाहर से लौटा,
और सीधा श्रीमान के सामने जा खड़ा हुआ। हेतु बाहर से आया और श्रीमान के अपने मालिक के सामने जाकर बोलता है, हुजूर मुझे छुट्टी चाहिए, मुझे घर जाना है। श्रीमान उसी वक्त दरवाजे पे खड़े अतिथियों मीन्स मेहमानों गेस्ट लोग के सामने स्वागत कर रहे थे और हेतु के इस अनोखे वाक्य पे हैरान रह गए। क्या बात है हुजूर, मुझे घर बुलाया है, मुझे आप छुट्टी दे दो। छुट्टी दे दें? आज के दिन तुम्हें छुट्टी चाहिए? श्रीमान क्रोध में उबलने लगे। क्रोध में उबलना मीन्स एक मुहावरा है, मतलब वो बहुत ज़्यादा क्रोधित हो गए। और छुट्टी उट्टी नहीं मिल सकती, मेहमान खाना खाने वाले हैं और इसे घर जाना है। हेतु फिर भी खड़ा अपनी जगह से नहीं हिला। श्रीमान झुंझला उठे मीन्स गुस्से से गुस्सा उनको और आ गया। जाते क्यों नहीं, छुट्टी नहीं मिलेगी? फिर भी हेतु टस से मस न हुआ। टस से मस न होना भी मुहावरा है, मतलब दृढ़ रहना। कहने का उसको कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था, ठीक है। और श्रीमान क्रोध से बेकाबू हो गए। उन्होंने छूटते ही हेतु के मुंह पर एक चाटा दे मारा और उन्हें गुस्सा आ गया और उसको एक चाटा मार दिए। उल्लू के पट्टे, यह वक्त तूने छुट्टी मांगने का निकाला है। चाटे की आवाज़ दूर तक गई। जब उन्होंने चाटा मारा तो बहुत दूर तक आवाज़ गई। बहुत से मित्र संबंधियों ने भी सुनी और आंखें उठाकर भी देखा, मगर यह देखकर कि केवल नौकर को चाटा पड़ा है, आंखें फेर ली। मतलब सबने इग्नोर किया कि नौकर को ही चाटा पड़ा है। श्रीमती जी ने इसकी सूचना मिली तो वह जैसे तंद्रा से जागी मीन्स कहीं से गुम थी, किसी चीज़ में बहुत बिजी थी और अचानक उसको होश में आ गई। हो न हो इसमें कोई भेद है। मैं भी कैसी मूर्ख जो इस लपंड पर विश्वास करती और सब ताले खोलकर इसके सामने रख दिए। इससे न मालूम किस किस तरह की चीज़ों पे हाथ साफ किया होगा। जो आज ही के दिन छुट्टी मांगने चला आया। भागी हुई बाहर आई और बरामदे में खड़ी होकर हेतु को फटकारने लगी और मतलब डांटने लगी। उन्होंने कुछ कहा जो हेतु के कानों ने पहले कभी नहीं सुना था। कुछ एक संबंधी इकट्ठे हो गए और सारे जो रिलेटिव थे ना वहाँ पे सब इकट्ठे हो गए, एक साथ हो गए। जलसे में विघ्न पड़ता देख श्रीमान को समझने लगे और जलसे में इस उत्सव में जो विघ्न पड़ा उससे श्रीमान को समझ में आया। एक ने हेतु से पूछा, घर क्यों जाना चाहते थे हो, क्या काम है? हेतु ने फिर धीरे से कह दिया, जी काम है। तो श्रीमती जी का गुस्सा और भड़क उठा, मगर बाकी लोग तो निपटाना चाहते थे। हेतु चुपचाप ढकेल कर परे से हटा दिया। फिर पति पत्नी में परामर्श हुआ मीन्स आपस में क्या किए, राय योजना बनाए, आपस में एक दूसरे की सहमति व्यक्त की। दोनों इस नतीजे पे पहुँचे कि इस वक्त चुप हो जाना ही ठीक है, मुंडन के बाद इसका इलाज सोचेंगे। हेतु बजाय इसके फिर काम में जुट जाता है। बरामदे के एक कोने में जाकर बैठ गया और न हूँ न हाँ, चुपचाप इधर उधर ताकने लगा। मतलब हेतु जो है कुछ भी आवाज़ नहीं निकाला और चुपचाप इधर उधर देखता रहा। पर श्रीमान आपे से बाहर होने लगे। आपे से बाहर होना मीन्स बहुत क्रोधित होना, ये भी मुहावरा है। ओके, पहले तो देखते रहे कि उसके पास जाकर उसे कड़क कर बोले, काम करेगा या मैं किसी को बुलाऊं? हेतु ने फिर वही रट लगाई, साहब मुझे जाने दो, मैं जल्दी लौट आऊँगा, मुझे काम है। आखिर जब जलसे में बहुत लोगों का ध्यान उसी तरफ जाने लगा तो एक दो मित्रों ने सलाह दी, मतलब एडवाइस दी कि उसका नाम पता लिख लिया जाए और उसकी तनख्वाह रोक ली जाए और उसे जाने दो। श्रीमान ने अपनी डायरी खोली, उस पर हेतु का पूरा पता लिख लिया, नीचे अंगूठा लगवाया और धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। दूसरे दिन श्रीमती जी ने अपना ट्रंक खोला, मतलब बड़ा वाला बक्सा खोलकर अपनी चीज़ों की पड़ताल शुरू की, मतलब चेक करने लगी। अपने जेवर चेक किए, सिल्क की जड़ाऊ सूट, चांदी के बटन और एक एक करके जो याद आया गिन डाला। मगर बड़े घरों में चीज़ों की सूची कहाँ होती है, सूची मीन्स लिस्ट कहाँ बनी होती है, और एक एक चीज़ किसी याद रह सकती है। श्रीमती जी जल्दी थक कर बैठ गई। तुमने उसे जाने क्यों दिया? कभी कोई नौकरों को यो भी जाने देता है? मैं क्या जानूं क्या क्या उठा कर ले गया। और श्रीमती जो है मालिक बनकर उसके ऊपर शक की निगाहें डालते हुए शक से सोच रही थी, जाएगा कहाँ? उसकी 3 महीने की तनख्वाह मेरे पास है। वाह जी, 150 की चीज़ ले गया तो 20 रुपये का तनख्वाह वह चिंता करेगा। तुम अपनी अच्छी तरह देख लो, अगर कोई चीज़ भी गायब हुई तो मैं पुलिस को इत्तला कर दूंगा मीन्स इन्फॉर्म कर दूंगा। मैंने उसका पता वता सब लिख लिया है।
तुम समझ बैठो कि उसने तुम्हें पता ठीक लिखवाया होगा। तो भी देखो अभी श्रीमती जी शक कर रही हैं कि उसने पता भी गलत लिखवाया होगा। दूसरा नौकर आ गया और घर का काम पहले की तरह चलने लगा। दूसरा नौकर मिल जाता है और उनका रूटीन अपना जैसे पहले था वैसे चल रहा था। जब श्रीमती जी को कोई चीज़ नहीं मिलती तो हेतु को गालियाँ देती। ओके, पर श्रीमान धीरे धीरे दिल में अफसोस करने लगे और श्रीमान को दिल में अफसोस होता था हेतु के लिए। कई बार उनके जी में आया कि उसके पैसे मनी आर्डर द्वारा भेज दूं, मगर फिर कुछ श्रीमती से डर, कुछ अपने संदेह के कारण रुक जाते। इंसानियत के नाते वो थोड़ा सा उनके अंदर दया की चीज़ आती, लेकिन अपनी श्रीमती से डर जाते और उनको कुछ शक भी हो जाता और रुक जाते। एक दिन शाम का वक्त था। थके हुए श्रीमान दफ्तर से घर लौट रहे थे और उनकी नज़र सड़क के पास एक धर्मशाला के सामने खड़े हुए हेतु पे पड़ गई। वही फटे हुए कपड़े, शिथिल अरूप चेहरा, उसे पहचानने में देर न लगी। झट से सड़क पार करके हेतु के सामने जा खड़े हुए और उसे कलाई से पकड़ लिया। कलाई में हाथ पकड़ के पूछने लगे, अरे तू कहाँ था इतने दिन? गांव से कब लौटा? अभी अभी लौटा हूँ साहब, हेतु ने जवाब दिया। काम कर आया अपना? हेतु ने धीरे से कहा, जी। कौन सा ऐसा जरूरी काम था जो जलसे वाले दिन ही भाग गया? हेतु चुप रहा। मालिक पूछते हैं कि क्यों ऐसा किया तुमने? क्यों उसी दिन मेरे घर में उत्सव था और तुम जाने के लिए बोल रहे थे और क्यों चले गए? बोलते क्यों नहीं? क्या काम था? मैं कुछ नहीं कहूँगा, सच सच बता दो। अभी मालिक बोलते हैं, उससे सांत्वना देते कि मैं कुछ भी नहीं कहूँगा, तू सच तो बताओ। सहसा हेतु की आंखों में आंसू आ गया। होठ बात करने के लिए खुलते मगर फिर बंद हो जाते। बार बार आंसू छिपाने का प्रयत्न करता, मगर आंख ऐसी छलक गई कि आंसुओं को रोकना असंभव था। राम गोपाल पसीज उठे। मतलब उसकी हालत को देख के बापू राम गोपाल जो थे ना, वो जो है उनका दिल भी जो है उसकी तरफ पसीज गया, मीन्स उसकी तरफ आ गया, दया उनके अंदर जग गई। अच्छा क्या बात है? उसका कंधा सहलाते हुए बोले। कंधा को, उसके शोल्डर को सहलाते हुए पूछते हैं कि क्या काम था, बताओ ना। जी मेरा बच्चा मर गया था, लड़खड़ाती हुई आवाज़ में हेतु ने कहा। हेतु ने जब बताया कि उसका बच्चा मर गया था तो बाबू राम गोपाल को सुनकर दुख हुआ। ओके, थोड़ी देर तक चुपचाप खड़े रहे, उसके मुंह की ओर देखते, फिर बोले, मगर तुमने उस वक्त कहा क्यों नहीं? राम गोपाल को बहुत ही आश्चर्य हुआ और वो भी उसके दुख में शामिल होकर पूछते हैं कि तुमने उस वक्त क्यों नहीं कहा? तुमसे बार बार पूछा गया मगर तुम कुछ भी न बोले, क्यों? हेतु ने धीरे से कहा। जी वहाँ कैसे कहता। देखो हेतु ने क्या जवाब दिया, बहुत ही दर्द वाले मतलब उसका है सोच। देखो कितना अच्छा है हेतु का। यही लेखक बताना चाहा है कि खुशी वाले घर में यह नहीं कहते, हमारे गांव में इसे बुरा मानते हैं। और श्रीमान स्तब्ध और हैरान उस उज्जड गवार की मुंह की ओर देखने लगे। और श्रीमान जी जब ये बात सुने तो एकदम स्टेचू हो गए, हैरान हो गए और उस उज्जड और गवार हेतु को देखने लगे। मतलब यहाँ पे हेतु का कहना था कि खुशी के माहौल में वो गम की बातें कैसे बताता। ओके, वो नौकर होके उसको इतना तमीज़ था कि मतलब ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन मालिक होके भी ये लोग को ऐसा नहीं समझ में आया कि आखिर इसके अंदर भी कोई दर्द होगा, आखिर ऐसे दिन में क्यों छुट्टी मांग रहा है। तो इसमें लेखक न मालिक और नौकर के प्रति कैसा व्यवहार करना चाहिए, और मालिक जो होते हैं वो भी अनजाने में जो गलती कर देते हैं बाद में उनको पश्चाताप होता है, इन स्थितियों का मार्मिक चित्रण बताया है। आशा करती हूँ कि आपको ये पूरा लेसन जो है शिष्टाचार समझ में आया होगा और आप इसके जितने भी स्व अध्याय, ठीक है, पाठ के आंगन में स्व अध्याय जितने भी हैं आप अच्छी तरह से कर लोगे। और अगर यह वीडियो आपको समझ में आया, पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।